लद्दाख जाने का प्लान है और बाइक से जाना है, लेकिन सबसे पहला सवाल मन में ये आता है कि भाई बजट कितना आएगा, पेट्रोल का खर्चा कितना आएगा, होटल का खर्चा कितना आएगा, फूड पर क्या खर्चा आने वाला है और परमिट में कितने पैसे लगने वाले हैं। तो दोस्तों मैं रिसेंटली लद्दाख की राइड कंप्लीट करके आया हूं और आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप प्लान कर रहे हैं लद्दाख राइड का तो क्या बजट आने वाला है। इस पूरे वीडियो में ये तो बताऊंगा मैं आपको कि पूरी लद्दाख राइड में कितना खर्चा आने वाला है, साथ ही साथ ये भी बताऊंगा आपको कि आप अपनी इस राइड को ना बजट में कैसा ला सकते हो, बजट में कैसे बना सकते हो, कहाँ कहाँ खर्चे कंट्रोल कर सकते हो, और साथ ही साथ ये भी बताऊंगा आपको कि कितने पैसे आपको साथ लेकर के जाने चाहिए। सो दोस्तों गुड मॉर्निंग फ्रॉम जयपुर। स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। मेरा नाम है विजय एंड यू आर वाचिंग विजय चला अकेला। तो जब भी हम लद्दाख राइड का प्लान करते हैं सबसे पहले मन में एक ही बात आती है कि भैया खर्चा कितना आएगा, मतलब फ्यूल का खर्चा कितना आएगा। तो सबसे पहले अपन लेते हैं पेट्रोल। अभी लद्दाख राइड जो कंप्लीट करके आया हूँ मैं, तो इसमें टोटल मेरी बाइक चली है 4000 किलोमीटर अप्रॉक्स, मतलब 150 किलोमीटर ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन हाँ मुझे ये पता है कि 4000 किलोमीटर की लमसम बाइक मेरी चल गई। रूट मैंने जो लिया था वो था यहाँ से मनाली, मतलब जयपुर से पहले मनाली गया, मनाली के बाद में शिंकुला होते हुए पदम, पदम के बाद में ले के बाद में गया मैं पेंगोंग चांगला पास होते हुए, और पेंगोंग के बाद में आया मैं नुब्रा वैली के बाद में मैं गया सियाचिन बेस कैंप। उसके बाद में दोबारा आया मैं ले, और ले से कारगिल श्रीनगर होते हुए मैं पहुंच गया जम्मू, और जम्मू से जयपुर। तो इस पूरे सर्किट में मेरी बाइक चली अप्रॉक्स 4000 किलोमीटर। मेरी बाइक है सुजुकी की वी-स्टॉर्म, तो वी-स्टॉर्म ने एवरेज दिया भाई 41 का। फ्यूल की बात करें तो मेरी बाइक ने जो भैया पैसे खर्च करवाए ना पेट्रोल में, वो खर्च करवाए अप्रॉक्स 10,000 रुपये। तो 10,000 रुपये में जो है ये 4000 किलोमीटर कंप्लीट हो गए हैं। अब ये डिपेंड करता है कि आपके पास बाइक कौन सी है, आपकी बाइक ज़्यादा सीसी की है या कम माइलेज देती है तो ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन आपकी बाइक जो माइलेज दे रही है ना लोकल हाईवे पे या सिटी में, तो आप उससे क्या है 2-3 पॉइंट कम करके चलो। जैसे आपकी बाइक दे रही है 40 का माइलेज ना, तो जब आप लद्दाख जा रहे हो तो 38 कंसीडर कर लो। 38 के हिसाब से अगर आप एवरेज लगा लोगे ना तो लमसम यही आने वाला है। तो फ्यूल में जो मेरा गया वो गया भैया 10,000 रुपये। अब हम बात करते हैं स्टे की। देखो जब भी मैं राइड पर जाता हूँ तो जो लग्जरी स्टे होते हैं उनको है ना मैं अवॉइड करता हूँ। तो मैं जब भी जाता हूँ लद्दाख या हिमाचल कहीं भी जाता हूँ तो मैं कंसिडर करता हूँ होम स्टे। और जो लग्जरी स्टे है ना उनको अवॉइड करने के 2 रीज़न है। एक तो पहला कि ये बहुत महंगे होते हैं, बहुत ज़्यादा कॉस्टली होते हैं, और दूसरा ये कि जब आप लग्जरी स्टे ले लेते हो ना, कोई बड़ा होटल वगैरह ले लेते हो, तो वहाँ की लोकल कहानी आपको पता नहीं चल पाती है, मतलब स्टोरी जो है वहाँ की लोकल जगह की वो पता नहीं चल पाती है। होम स्टे अगर आप लोगे तो होम स्टे में खाना बन रहा है, वहीं आप बैठे हो और जो ऑनर है होम स्टे के ना उनसे बात कर रहे हो, वो आपको गांव के बारे में कुछ बता रहे हैं, जगह के बारे में कुछ बता रहे हैं, कोई नया फेस्टिवल के बारे में कुछ बता रहे हैं, तो ये आपको लग्जरी स्टे में आपको नहीं मिलने वाला। तो इसीलिए कंसिडर मैं तो करता हूँ होम स्टे। तो अगर आप भी जाओ लद्दाख या फिर कोई पहाड़ों में तो मैं कहूँगा कि आप होम स्टे को कंसिडर कर लो। देखो लद्दाख में होम स्टे अमूमन आपको हर जगह मिल जाएंगे, शायद ही कोई ऐसी जगह होगी जहाँ पर आपको होम स्टे नहीं मिल पाए, बाकी होम स्टे आपको हर जगह मिल जाएंगे। होम स्टे आप कंसिडर करो। अब मैं मेरी बात करता हूँ स्टे की। मैं सबसे पहले जो मेरी नाइट रही थी, मैं जयपुर से निकल के मनाली पहुँचा था, और ये जो राइड थी ना वो सोलो थी, लेकिन बीच में मेरे को है ना मतलब इत्तेफाकन एक भाई मिल गए, वो पहले भी राइड में साथ थे, वो कभी फिर बात करेंगे अपन। तो उनके साथ में जो राइड थी वो सोलो नहीं रही, फिर डिओ राइड हो गई। तो सबसे पहले हम रुके थे मनाली में, तो मनाली में हम लेट हो गए थे, तो 1200 रुपये में मुझे वहाँ रूम पड़ा था। और उसके बाद में हम पहुँचे पदम में 2 जगह रुके थे हम। पहली जगह जो हमने ली थी पदम में वो एक होटल था, तो होटल में मतलब हमको पड़ा था शायद 1300 रुपये, हाँ 1300 रुपये हमको पड़ा था। और जब दूसरे दिन हम होम स्टे में गए ना तो वो हमको पड़ा था 800 रुपये का। तो 800 रुपये में ये है खाना भी इंक्लूड था भाई, सोचो आप, मतलब वहाँ 1300 रुपये में केवल रूम है जिसमें 1 कप चाय भी नहीं मिलेगी आपको, और वहाँ 800 रुपये में चाय भी मिल रही है आपको, स्टे भी मिल रहा है और खाना भी मिल रहा है। कितनी बड़ी बात है ना। तो इसलिए होम स्टे को प्रीफर करो। पदम के बाद में हम गए ले में गेस्ट हाउस था चांगस्पा रोड पर, है ना। मैं अमूमन जब भी जाता हूँ लद्दाख वहीं रुकता हूँ, तो वहाँ पर मुझे पड़ा वो रूम 1200 रुपये का। होम स्टे तो नहीं था वो, लेकिन हाँ गेस्ट हाउस था और अच्छा था, खाना भी मतलब बहुत बढ़िया था। तो 1200 रुपये में रूम पड़ा, तो हम 2 लोग थे तो पर पर्सन का 600 रुपये लग गया था। लेके बाद में हम पहुंचे पेंगोंग। अब देखो दोस्तों पेंगोंग है ना वो थोड़ी सी रिमोट जगह है, मतलब ऑप्शन तो बहुत सारे हैं लेकिन वहाँ महंगा है, क्योंकि पक्का आपको कोई स्टे है ना वहाँ मिलेगा नहीं। वो शायद टेंट वगैरह जो डॉर्म्स बने हुए होते हैं ना उस तरीके से आपको वहाँ रूम मिल जाएंगे। तो वहाँ भी कम से कम 1500 रुपये तो आपके लगने वाले हैं, लेकिन हम सही समय पे पहुँच गए थे तो हमको मिला था 1300 रुपये का। उसमें मतलब खाना वगैरह नहीं था, लेकिन 1300 रुपये में हमको एक रूम मिल गया था। रूम साफ़ सुथरा था, कोई दिक्कत नहीं थी, और सामने ही पेंगोंग दिख रही थी, तो नज़ारे भी भाई साहब अल्टीमेट थे।
पेंगोंग के बाद में मैं आ गया था नुब्रा वैली। तो नुब्रा वैली तो नहीं रुका था मैं, लेकिन जो सियाचिन का रास्ता था उसमें एक सुमूर विलेज आता है, जो सियाचिन जाती है ना रोड, उसके ऊपर ही सुमूर विलेज है, वहाँ रुक गया था मैं। और वहाँ मुझे पहले दिन तो पड़ा स्टे 800 रुपये का, क्योंकि मैं अकेला था तो उन्होंने मतलब 800 में दे दिया मुझे, वहाँ होम स्टे वगैरह नहीं मिल पा रहे थे। तो दूसरे दिन जब निशांत भाई आ गए थे तो हम 2 लोग हो गए थे, तब उन्होंने दिया 1000 रुपये का। तो पहले दिन तो रूम रहा 800 रुपये का और दूसरे दिन 1000 रुपये। सियाचिन बेस कम करके दोबारा से हम आकर के लेह में रुक गए थे। तो लेह में मैं वहीं रुका था जहाँ पहले रुका था, वो चांगस्पर रोड पर जो है। तो वहाँ 1200 रुपये पहले लगे थे और 1200 रुपये अभी लगे। तो ये टोटल जो एक्सपेंस गया होटल में स्टे में, ये गया 10,000 रुपये का। तो हम 2 लोग थे तो 5-5 हज़ार रुपये हमने आपस में बांट लिए। तो मेरा जो पर्सनल पैसा गया है स्टे में वो गया है 5000 रुपीज़। अब बात करते हैं हम खाने की या फूड की। देखो, जब भी हम पहाड़ों में जाते हैं, चाहे उत्तराखंड हो, चाहे लद्दाख हो, चाहे हिमाचल हो, तो हमें क्या लगता है खाना बड़ा महंगा होता है ना। और वाकई में बात ऐसी है, खाना महंगा भी होता है, लेकिन ये डिपेंड करता है कि आप खाने को खा कहाँ रहे हो। कहने का मतलब ये है कि अगर आप बड़े रेस्टोरेंट में जा रहे हो या कोई मतलब चमक धमक है, तो वहाँ तो भैया पैसे ज़्यादा लगने वाले हैं रेस्टोरेंट या ढाबे में। लेकिन आप अगर कंसीडर कर रहे हो होम स्टे, और होम स्टे के अंदर ही अगर आप खाना खा रहे हो ना, तो मैं बता रहा हूँ आपको कि 150 रुपये में आपका एक समय का खाना आराम से हो जाएगा। मैंने मेरी जो राइड थी वो 10 दिन की करी थी, है ना। 10 दिन की राइड में मेरा जो खाने में खर्चा हुआ वो हुआ अप्रॉक्स 3500 रुपये। अब 3500 रुपये कैसे हुआ वो बताता हूँ आपको। लद्दाख में मैंने है ना अमूमन थाली ही खाई है भाई। मैंने कोई स्पेशल मतलब ऐसे डिश ऑर्डर नहीं किया कि ये लाओ वो लाओ, ये खाना है वो खाना है ना। तो मैंने थाली ऑर्डर की है। तो थाली के अंदर क्या होता है कि 150 रुपये में आपको खाना दे ही देते हैं। तो 150 रुपये सुबह का खाना, 150 रात का डिनर। सुबह का खाना मतलब यही कि मतलब हाँ दोपहर में जब आप निकलते हो, जब खाते हो लंच है ना, तो 150 का वो, 150 का डिनर हो गया आपका, 300 ये हो गया। और 50 रुपये एक्स्ट्रा मैं जोड़ करके चलता हूँ, क्योंकि चाय वगैरह हम दिन में एक आध पी लेते हैं और साथ में उसके साथ बिस्किट वगैरह कुछ ले लेते हैं। तो 50 रुपये एक्स्ट्रा जोड़ लिया था मैंने। तो ये है 10 दिन के अंदर 350 के हिसाब से मेरा 3500 रुपये गया। अगर आप जाओ तो 4000 रुपये लेकर के जाना, अगर 10 दिन का प्लान है तो मतलब 4000 रुपये के अंदर अंदर आपका फूड का काम हो जाएगा। अब बात करते हैं हम परमिट के खर्चे की। देखो, परमिट जो है लद्दाख में अब उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मतलब कोई परमिट वगैरह नहीं लगता। चाहे आप सियाचिन जा रहे हो, कहीं भी जा रहे हो, कोई स्पेशल परमिट आपको नहीं लेना होता। बस हाँ, एक लद्दाख की इन्वायरमेंट फ़ीस आपको देनी पड़ती है, जो है 400 रुपये। अगर आप जा रहे हो, चाहे 5 दिन जा रहे हो, 10 दिन जा रहे हो, 15 दिन जा रहे हो, तो आपको वन टाइम 400 रुपये देने पड़ेंगे। और 400 रुपये के अंदर आप पूरा लद्दाख आराम से कवर कर सकते हो। लेकिन एक बात का ध्यान रखना, जब भी आप लद्दाख जाओ तो जब शुरू में इन्वायरमेंटल फ़ी पे करोगे ना, तो उसमें एक ऑप्शन आता है टिक लगाने का कि आपको यहाँ जाना है कि यहाँ जाना है कि यहाँ जाने का है। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप वो जितने भी ऑप्शन है ना सबको टिक कर दो। वो इसलिए क्योंकि लद्दाख में जाने के बाद में ये पता नहीं होता है कि यार यहाँ जाएँ या ना जाए, तो उसके तो एडिशनल पैसा लग नहीं रहा है आपको ना। तो जब भी आप पे करो तो वो सब पे टिक लगा दो। अगर आपका मन बन गया तो चले जाना, और अगर नहीं बना तो वापस लौट कर आ जाना। तो मेरा जो परमिट में गया था इन्वायरमेंट फ़ी में, वो गया था 400 रुपये। तो 400 रुपये आप भी दे सकते हो। देखो, अब हम बात करते हैं बाइक सर्विस या मेंटेनेंस की। ये एक ऐसा खर्चा है कि अपन लोग जब भी लद्दाख जाते हैं ना तो इसको कंसीडर नहीं करते हैं। वो इसलिए क्योंकि यार वहाँ क्या क्या खर्चा लगने वाला है ये तो सब जोड़ लेते हैं, लेकिन वो एक्चुअल में ये नहीं देखते हैं कि जब मुझे लद्दाख जाना है ना तब मुझे सर्विस करवा करके जाना है, और जब लौट करके आना है ना तब भी बाइक की सर्विस करवानी है। तो मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था। जब मैं लद्दाख गया था तो सर्विस करवा करके गया था मैं। तो सर्विस करवाने पे उस समय मेरे लगे थे शायद 2700-2800 रुपये, क्योंकि उन्होंने ब्रेक पैड भी डाल दिए थे कि आप सर दूर जा रहे हो, ये घिस जाएंगे तो रास्ते में परेशान हो गए, तो फ्रेश बिल्कुल ब्रेक पैड आप लगवा करके जाओ। तो ब्रेक पैड वो लगवा लिए थे मैंने। और जब आया ना उसके बाद में सर्विस करवाई तो भी 1500 रुपये लग गए। तो 2500 अप्रोक्स मान लेते हैं, और 1500 4000 रुपये। तो 4000 रुपये मेरी बाइक के लगे थे सर्विस के जाने से पहले और आने के बाद में, है ना। तो ये भी आपकी बाइक में लगेंगे। अब आपकी बाइक का मेंटेनेंस क्या है क्या नहीं, ये तो आप पे डिपेंड करता है ना। तो आप उस हिसाब से ये खर्चा भी जोड़ लेना। देखो, अगर आप पहली बार राइड पे जा रहे हो और पहली बार ही लद्दाख जा रहे हो तो राइडिंग गियर तो आपको खरीदने पड़ेंगे, ठीक है। अब उनका खर्चा क्या आएगा, कौन से आप खरीदोगे, इसकी बात करेंगे कभी किसी और वीडियो में। लेकिन जब भी आप लद्दाख जाते हो, ये सारे खर्चे तो जो मैंने आपको बताए ये तो होने वाले हैं। साथ के साथ में एक्स्ट्रा खर्चों में आती है भैया मेडिसिन इसलिए आती हैं क्योंकि वहाँ आप जा रहे हो, हर जगह मेडिकल वगैरह अवेलेबल नहीं है। तो अपनी दवाइयाँ, अपना किट जो है भैया बना करके चलो। उसमें क्या क्या आ सकता है, सबसे पहले तो 500-600 रुपये के अप्रॉक्स एक ऑक्सीजन का सिलेंडर आता है। अमूमन जितने भी राइडर जाते हैं लद्दाख वो कैरी करते हैं, और मैं सजेस्ट करूँगा आप भी कैरी कर लो। पेंगोंग पे या कहीं भी कभी भी कोई दिक्कत आए तो अपना लगाया मुँह के, फुसफुस मारा, तो भैया थोड़ा रिलीफ आपको उससे मिल जाएगा ना। तो 500-600 रुपये का वो ऑक्सीजन का जो सिलेंडर आता है वो आपको मिल जाएगा। और उसके साथ में कुछ मेडिसिन लेकर के जानी पड़ेगी आपको, हेडेक की, पेट दर्द की, उल्टी की, और मतलब मान लो कुछ एसिडिटी आपको हो गई या फिर फीवर हो गया, तो ये सब मेडिसिन आप मिला करके चलोगे।
तो जब राइड पे गया था मैं, तो 1000 रुपये ऑलमोस्ट मेरे खर्च हो गए थे दवाइयों में या ऑक्सीजन के सिलेंडर में। तो अगर आप जाओ तो आप भी 1000 रुपये जोड़ के जाना। देखो अभी मैंने आपको टुकड़ों में तो बता दिया कि मेरा फ्यूल में क्या खर्चा आया, खाने में कितना आया, स्टे में कितना आया। अब टोटल करके बताता हूँ आपको मैं कितना खर्चा आया। देखो फ्यूल की बात करें सबसे पहले, तो फ्यूल मेरा लगा था 10,000 रुपये का। उसके बाद में अपन बात करते हैं स्टे की, तो स्टे में मेरे लगे 5,000 रुपये। फूड में लगे थे मेरे 3,700 रुपये। तो 4,000 रुपये आप जोड़ लेना, इतने तो लगने वाले हैं अगर आपकी राइड 10 दिन की है। परमिट में लगे थे मेरे 400 रुपये और 100 रुपये और जोड़े मैंने, क्योंकि वहाँ 50-50 रुपये करके स्लिप कार्ड देते हैं। तो टोटल परमिट या फिर एंट्री की बात करें तो ये 500 रुपये में काम हो गया था। बाइक सर्विस में लगे मेरे 4,000 रुपीज़, जिसमें बाइक के जाने से पहले और आने के बाद में दोनों की जो है सर्विस मेंटेनेंस वगैरह जुड़ी हुई है। और मेडिसिन वगैरह में एक्स्ट्रा जो खर्चे हैं वो 1000 रुपये जोड़े मैंने। तो टोटल राइड हुई मेरी लद्दाख की वही अप्रॉक्स 24,000 की। 24,000 रुपये मेरे खर्च हुए टोटल, जिसमें फ्यूल, स्टे, खाना पीना, रहना, परमिट वगैरह, बाइक की सर्विस, आने जाने की सब कुछ इंक्लूड आ गया है। तो ऑलमोस्ट आप मान के चलो, अगर आपके पास एक ऐसी बाइक है जो 40 के करीब 40 के करीब माइलेज दे देती है, और मतलब इतना लग्जरी आपको स्टे भी नहीं चाहिए, नॉर्मल आप खाना खा सकते हो, तो आप 25,000 रुपये में आराम से लद्दाख कंप्लीट अपना कर सकते हो। आइडिया लग गया होगा कि हाँ मैं अभी इतना मेरा 25,000 रुपये खर्चा लगने वाला है ना। तो आप इससे 5-6 हज़ार रुपये ज़्यादा हमेशा अपने पास कैरी करो, क्योंकि कुछ कह नहीं सकते कि कभी टायर मतलब फट गया या आपकी ट्यूब फट गई या कोई मतलब ना क्लच वायर वगैरह टूट गया या कोई छोटी मोटी दिक्कत हो गई। तो 5-6 हज़ार रुपये हमेशा मतलब एडिशनल लेकर के चलो। तो अगर आप लद्दाख जा रहे हो तो कम से कम 30,000 रुपये आपको रखने चाहिए अपने पास में। तो 30,000 रुपये आपको नीड पड़ेगी लद्दाख राइड में। अगर आप 10 दिन की राइड प्लान कर रहे हो कम से कम, तो 30,000 में से आप है ना 10,000 रुपये तो कैश कैरी करो, और उसके बाद में जो 20,000 रुपये है ना वो आप मतलब जीपे वगैरह या फ़ोनपे वगैरह में रख लो। तो क्या होता है आजकल जितने भी पेट्रोल पंप वगैरह है ना, सब जगह नेट वगैरह तो रहता ही है। देखो अभी तक तो अपन ने बात की कि मेरी लद्दाख राइड का क्या खर्चा आया, या फिर आपकी बाइक का क्या खर्चा आ सकता है, आपकी राइड का क्या खर्चा आ सकता है। लेकिन अब मैं बात आता हूँ आपको कुछ टिप्स, जिससे आपको ये पता चलेगा कि आप अपनी लद्दाख राइड को है ना एक बजट राइड कैसे बना सकते हो। तो सबसे पहले बात करते हैं अपन राइड की ना। लेकिन अगर लद्दाख राइड को थोड़ा सा मतलब बजट राइड बनाना है तो कोशिश करो कि एक भाई को तो साथ लेकर के जाओ। 2 जने साथ जाओगे तो फूड में भी थोड़ी सी हेल्प हो जाएगी, सस्ता पड़ेगा, और जो स्टे होगा ना उसमें भी मतलब हेल्प मिलेगी आपको। 2 जने जाओगे थोड़ा सा बेनिफिट तो हो जाएगा, लेकिन अगर सोलो राइड करोगे ना तो पूरा रूम का, खाने का सब कुछ बाहर आप पे आने वाला है। तो अगर एक भाई और अगर आपके साथ में है तो बहुत बढ़िया है। दूसरा लग्जरी स्टे। लग्जरी स्टे को अवॉइड करो, मतलब कोशिश करो कि होम स्टे में रुक जाऊं, और लग्जरी स्टे को अवॉइड करोगे तो पैसे बच जाएंगे आपके। लग्जरी स्टे में अगर कोई होटल वगैरह लेते हो तो एक ही होटल का अप्रॉक्स 2,000, 2,500, 3,000 रुपये देना पड़ेगा, और अगर होम स्टे में चले जाते हो तो 500-600 में काम हो जाएगा भाई। अपनी राइड को सुबह जल्दी कंटिन्यू करो, स्टार्ट करो। वो इसलिए क्योंकि अगर आपको जाना है मान लो 300 किलोमीटर, 400 किलोमीटर, सुबह जल्दी निकल जाओगे तो शाम को अंधेरा होने से पहले पहुँच जाओगे। अब अंधेरा होने से पहले पहुँच जाओगे, उससे बजट कैसे होगा मैं बताता हूँ आपको। अगर आप लेट पहुंचे है ना, तो लेट पहुंचने पे क्या होगा कि ऑप्शंस कम मिलेंगे आपको। रात को अंधेरे में कहाँ ढूंढोगे आप, पहाड़ों की बात है। और उजाले में पहुंच जाओगे तो ऑप्शंस बहुत ज़्यादा रहेंगे। अंधेरे में पहुंचोगे तो क्या है, जिस होटल में आप जाओगे पैसे वगैरह पूछोगे ना, तो आपका हो सकता है पैसे से फ़ायदा भी उठाए कि अब रात है ये भाई कहाँ जाएगा, तो 500 की जगह इसको 1000 कह देता हूँ। लेकिन आप अगर उजाले में पहुँच जाओगे, थोड़ा जल्दी पहुँच जाओगे ना, तो वो भी पैसे मांगने में थोड़ा सा खतरा आएगा कि भाई अगर ज़्यादा मांगूंगा ना तो फिर ये भाई कहीं और चला जाएगा। तो अगर राइड को सुबह जल्दी से स्टार्ट करते हो तो बेनिफिट आपका ही होगा। जैसे हमारे साथ क्या हुआ था, मैं जब मनाली गया था सबसे पहले दिन, तो मैं रात को शायद 11-12 बज गए थे, जाम वगैरह लग गया था। तो वहाँ जो भी होटल या रूम के लिए पूछ रहा था मैं, तो सबके पैसे भैया बहुत हाई, मतलब एक छोटा कमरा उसके भी कह रहे हैं 3,000, 4,000, 5,000। तो फिर हम मतलब मार्केट से ओल्ड मनाली की तरफ गए, वहाँ ऊपर चढ़ के एक बड़ी मुश्किल से एक रूम मिला, उसने भी शायद हमसे लिए थे 1200 रुपये, हाँ शायद 1200-1300 रुपये लिए थे। आपको जैसे जाना है पदम, है ना, तो मैं ये आपको कहूँगा कि आप अगर रुको तो 4-5 किलोमीटर पहले या 4-5 किलोमीटर पदम के बाद में रुको। मतलब पदम क्या है, देखो अब हर जगह जो हो रही है ना वो टूरिस्ट हब बनता जा रहा है। तो जहाँ टूरिस्ट हब बना हुआ है, पदम का नाम है, मेन पदम में रुकोगे पैसे ज़्यादा लगेंगे। 4-5 किलोमीटर आगे पीछे रुकोगे तो ऑप्शन भी काफ़ी हो जाएंगे और सस्ता भी मिलेगा। जैसे हम पहले दिन थे, थोड़ा लेट हो गए थे, ठंडी भी थी, स्नोफॉल थोड़ा थोड़ा हो रहा था, तो हम क्या है जाते हैं ना पदम में हमने रूम ले लिया, ढूंढा भी नहीं। तो उन्होंने शायद 1300 रुपये हमसे लिए थे, तो वो दे दिए हमने, और मज़ा भी नहीं आया, बेकार था बिल्कुल, है ना। अगले दिन सुबह चेकआउट करके हम पदम से 5-7 किलोमीटर आगे एक सनी विलेज था, वहाँ चले गए। वहाँ हमको होम स्टे भी मिल गया और केवल 800 रुपये में होम स्टे मिल गया, जिसमें खाना भी इंक्लूड था। इसलिए मैं कहता हूँ कि अगर जहाँ आपको रुकना है ना, जहाँ आपको घूमने जाना है, उससे 4-5 किलोमीटर इर्द गिर्द आप रुकोगे तो सस्ता पड़ेगा आपको। अब बाइक चलाने की बात करते हैं, बाइक से कैसे बजट निकलेगा बताता हूँ आपको। देखो कई लोग होते हैं पहाड़ों में जाते हैं, हवाबाजी शुरू कर देते हैं, एकदम से बाइक को भगाएंगे, एकदम से ब्रेकिंग करेंगे, एकदम
एकदम से मतलब खींचेंगे बाइक को, नहीं, ऐसा नहीं करना भाई। अगर बाइक को एक फ्लो में चलाओगे ना, आप एक स्पीड में मेंटेन करो, चाहे आप 70 चलाओ, 80 चलाओ, 90 चलाओ, एक ही स्पीड में चलते रहोगे तो आपकी बाइक माइलेज बहुत अच्छा देगी और बाइक की परफॉर्मेंस भी काफ़ी अच्छी आएगी। और अगर एकदम से मतलब हवाबाजी करोगे, बाइक को खींच रहे हो, रोक रहे हो ना, माइलेज गिर जाएगा। जहाँ 40 का माइलेज आएगा ना, वहाँ मेरे हिसाब से 35-36 आ जाएगा, तो कहीं ना कहीं ये आपकी जेब पे ही असर डालेगा। तो इसलिए बाइक को आराम से चलाओ। 10 दिन के लिए आप लद्दाख जा रहे हो, कोई इतनी ज़्यादा एक्सपेक्टेशन मत लेकर के जाओ कि मैं ये खाऊंगा, मोमोज खा दूंगा और मतलब मैगी चलेगी और ये चलेगी वो चलेगी, नहीं भाई। जाओ प्लेन खाना खाओ 10 दिन। 10 दिन में कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, और अच्छा ही खाना है, मतलब सिंपल खाना खाओगे तो अच्छा ही खाओगे भाई। 150 रुपये की थाली खाओ जिसमें आपको चावल, दाल, रोटी और एक सब्जी भी मिल जाएगी ना। तो प्लेन खाना खाओगे, बजट रहेगा। उसके बाद आप अपने शहर में आ जाओ, शहर में आने के बाद में कुछ भी खाओ भाई, किसने रोका है। लेकिन जब राइड पे रहो तब हल्का खाना है, खास करके लद्दाख में, और प्लेन खाना खाना है। देखो लद्दाख चले जाओ, स्पीति चले जाओ या फिर चले जाओ उत्तराखंड ना, सब जगह नेचुरल रिसोर्स हैं वाटर के ना, पानी के ग्लेशियर से आ रहा है और बिल्कुल नदियाँ बह रही है और साफ़ पानी है, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं ये कहूँगा आपसे कि जब सुबह आप अपने होटल होम स्टे से निकलो तो अपनी 1-2 बोतल है जो पानी की उसको फिल कर लो, और उसके बाद में दिन में कहीं ढाबे वगैरह पे रुको तो वहाँ भी जो है अपने पानी की बोतल जो है फुल कर लो। वो इसलिए क्योंकि 20-20 रुपये पानी की बोतल लोगे, एक तो कचरा भी फैलेगा भाई, है ना, पहाड़ों में। और दूसरी बात ये है कि 20-20 रुपये करके दिन में है ना 80-100 रुपये हो जाते हैं, 3-4 बोतल आदमी खरीद ही लेता है पीने के लिए, है ना। तो जहाँ भी रुको वहाँ पर जो अपनी वाटर बोतल है वो बनाओ 1-2 बोतल और उसको फिल कर लो। इससे क्या है, दिन में 80-100 रुपये आपके आराम से बच जाएंगे और आपके बॉडी के अंदर मिनरल वाला पानी भी जाएगा। और सुबह जब निकलो तो प्लान बना करके निकलो कि आज मुझे कहाँ रुकना है। मतलब ऐसी राइड मत करो कि जिसकी कोई अनप्लान्ड है या फिर कोई प्लानिंग नहीं है, जहाँ होगा वहाँ रुक जाएंगे, ऐसा नहीं होता भाई। आप सुबह निकल रहे हो 10 बजे 11 बजे, आपका कोई प्लान नहीं है मुझे कहाँ रुकना है कहाँ नहीं, और मतलब आप है ना लेट होते होते गोम्बो रंजन पहुँच गए, और गोम्बो रंजन में मानो एग्जाम्पल दे रहा हूँ आपको, गोम्बो रंजन में आपको बोला 3,000 रुपये लगेंगे टेंट के। 2-3 जगह पूछा, सब ने ये कहा 3,000, 2,000, 2,500, फिर आप क्या करोगे, तो बजट बिगड़ गया ना। तो सुबह प्लान करके चलो कि आपको पदम पहुँचना है, गोम्बो रंजन पहुँचना है, समय पर पहुँच जाओगे तो फिर ऑप्शन भी काफ़ी हो जाएंगे और आपका बजट में राइड हो जाएगी। तो दोस्तों ये था मेरे लद्दाख राइड का बजट ब्रेकडाउन, और कुछ टिप्स बताई मैंने आपको जिससे आप अपनी जो राइड है उसको बजट में कैसे ला सकते हो। अगर आप लोग लद्दाख जा रहे हो या फिर लद्दाख से जाकर के आ गए हो या फिर प्लान कर रहे हो लद्दाख का, तो कमेंट करके बताना कि आपकी जो टोटल खर्चा है ना ये कितने में हो गया है, मतलब कितने में बजट में आपकी लद्दाख राइड कंप्लीट हो गई है। कुछ भी पूछना हो तो कमेंट करना, या फिर इंस्टाग्राम की ID नीचे आ रही होगी, इस पर DM करना, सभी चीज़ों के जवाब दूंगा मैं आपको। तो दोस्तों मिलते हैं किसी और वीडियो में, किसी और सीरीज में बहुत जल्दी। जब तक के लिए स्टे ट्यून टू विजय चला अकेला। हैव अ सेफ राइड, थैंक यू एंड बाय बाय।